बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एमडी कैट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल चैप्टर के अकॉर्डिंग ये आज हमारा दूसरा लेक्चर है और पहले लेक्चर में मैंने 3 टॉपिक्स को कवर किया था जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पे ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। आज हमारा सेकंड जो है वो पार्ट है और सेकंड पार्ट के अंदर आज हम देखेंगे जी कार्बोहाइड्रेट्स क्या होती है, ठीक है ना। और ये सारा कुछ आज हम डिटेल के साथ देखेंगे, उसकी क्लासिफिकेशन एंड इसके अंदर जो कुछ भी है वो सब कुछ आज हम डिटेल के साथ देखेंगे। सो हम अपना लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो क्या होती है। देखो, कार्बोहाइड्रेट्स को अगर हम बताएं तो कार्बोहाइड्रेट्स एक क्या है, एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, यानी कि बीएम एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है और इसकी जो परसेंटेज होती है हमारी बॉडी में 15% ये हमारी बॉडी का कंसंट्रेशन बना रही होती है। यानी कि जो 15% हमारी बॉडी के कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, जो कंपोनेंट होते हैं, उनमें कार्बोहाइड्रेट जो है वो 15% होती है। और ये बनी हुई किस चीज़ से होती है, ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर ये बनी होती है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का लिटरली मीनिंग देखें, यानी कि अगर हम इस वर्ड को ज़रा ब्रेक करके देखें ना, कार्बो एंड हाइड्रेट, दो वर्ड का कम्बिनेशन है। कार्बो का मतलब क्या होता है, कार्बन, ठीक है। और जो हमारे पास हाइड्रेट्स है इसको हम क्या कहते हैं, वाटर कहते हैं। अब अगर हम इस वर्ड को, इन दोनों वर्ड्स को आपस में कंबाइन करें तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, ठीक है। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अब हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन का क्या मतलब है, देखिए अगर मैं इसका आप लोगों को फार्मूला बताऊं, क्या होता है इसका फार्मूला। जैसे कि हमारे पास है इसका फार्मूला CnH2O और यहाँ पर इसका फार्मूला होता है N, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अब ज़रा यहाँ पर देखिए इस फार्मूला के अंदर कि जो कार्बन है, ठीक है ना, ये वाला जो कार्बन है वो कार्बोहाइड्रेट के अंदर ऑलवेज कम्बिनेशन शो करता है किसके साथ, वाटर के साथ, ठीक है। सो इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ये तो इसका लिटरली मीनिंग हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूँ कि ये जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट का वर्ड है ना, इसको हम एक और नाम भी देते हैं, ठीक है ना। कौन सा नाम देते हैं, सैकराइड। हम इसको कौन सा नाम देते हैं, सैकराइड, हम इसको नाम देते हैं। और एक्चुअली में ये जो वर्ड है ना सैकराइड, ये कौन सी वर्ड से डिराइव हुआ है, लैटिन वर्ड से ये डिराइव हुआ है। लैटिन का कौन सा वर्ड है, सखारम, ठीक है। सखारम से ये वर्ड निकला है, कौन सा वर्ड, सैकराइड, ठीक है ना। और इस सैकराइड का मतलब क्या होता है, शुगर, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, शुगर बोलते हैं। तो ये तो हमने इसका क्या देख लिया, इसका लिटरली मीनिंग देख लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी डिस्कवरी की कि फर्स्ट टाइम जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है वो कब जो है वो डिस्कवर हुआ था और किस चीज़ के थ्रू हमने उसको डिस्कवर किया था। जब साइंटिस्ट ग्रीन प्लांट के ऊपर रिसर्च कर रहे थे, कब जी, 18th सेंचुरी को, ठीक है। 18th सेंचुरी को जब साइंटिस्ट ग्रीन प्लांट को स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि असल में एक प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं क्या चीज़, फोटोसिंथेसिस। बचपन से आप लोग पढ़ते आते हो, ठीक है ना। फोटोसिंथेसिस के दौरान एक स्वीट सा सब्सटेंस बन जाता है। कैसे, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि जो प्लांट होता है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या यूज़ करता है, वाटर को यूज़ करता है इन द प्रेजेंस ऑफ क्या चीज़, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है ना। ये सनलाइट है और किसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। तो फिर उसके थ्रू क्या बन जाता है, एक स्वीट सब्सटेंस बनता है C6H12O6 और साथ में हमारे पास ऑक्सीजन भी क्या होती है, रिलीज होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस जब प्लांट सनलाइट और क्लोरोफिल को यूज़ करता है तो उसके नतीजे में ये हमारे पास स्वीट सब्सटेंस बनता है। और यही स्वीट सब्सटेंस हमारे पास एक्चुअली में क्या होता है, ये होता है जी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ये एक्चुअली में क्या है जी, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो अब आपको समझ आ गई कि कार्बोहाइड्रेट को जो है वो कब डिस्कवर किया था, कैसे हमने उसको देखा था फर्स्ट टाइम, ठीक है।
हमने इसका लिटरली मीनिंग भी देख लिया और इसका सेकंड नेम भी हमने इसका देख लिया। अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं नेक्स्ट इसके प्रॉपर डेफिनेशन क्या है हमारे पास, ठीक है ना। अगर मैं आप लोगों से बोलूँ कि ये देखो ज़रा कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है ना। कैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन हो। देखो भाई इस डेफिनेशन के अंदर 3 वर्ड्स हैं और अगर ये 3 वर्ड्स आपको समझ आ गए आपको पूरे का पूरा कार्बोहाइड्रेट समझ आ जाएगा, ठीक है। अब वो 3 वर्ड्स कौन से हैं, एक है पॉलीहाइड्रोक्सी, दूसरा है एल्डिहाइड और तीसरा है कीटोन, ठीक है। अब ये तीनों वर्ड मैं आप लोगों को 1 बाय 1 करके अच्छे से समझाती हूँ ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो और एमडीकैट के अंदर फिर किसी भी किस्म का उल्टा सीधा इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग या इस चैप्टर में इस टॉपिक के अकॉर्डिंग कोई भी एमसीक्यूज आएगा ना तो आप लोगों ने फ़ौरन से उसको कर लेना है, ठीक है। अब ये हमारे पास 3 वर्ड्स क्या है, देखो पॉलीहाइड्रोक्सी को अभी थोड़ा सा साइड पे रख लो, उसको अभी मैं बाद में समझाती हूँ, लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं एल्डिहाइड और कीटोन को, ठीक है। अब एल्डिहाइड और कीटोन असल में हमारे पास क्या होते हैं, ज़रा यहाँ पर देखिए कि एल्डिहाइड और कीटोन एक्चुअली में क्या है, ये 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं। अब 2 फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, केमिस्ट्री में आप पढ़ चुके होंगे कि हमारे पास कोई भी एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम जब भी वो किसी के साथ क्या करता है, लगता है, किसी कंपाउंड के साथ जब वो लगता है तो वो उसको उसका जो है वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी दे देता है, यानी कि उसको उसकी आइडेंटिफिकेशन दे देता है, उसको उसकी पहचान दे देता है। समझ नहीं आई, मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पर ज़रा देखिए, मैं यहाँ पर लिखती हूँ ये एक कंपाउंड है CH2 और CH2, ठीक है। और दूसरा भी मैं यहाँ पे लिखती हूँ सेम करके CH2, ठीक है। अब मैं आप लोगों से कहूँ कि आप इन दोनों का नाम बताएं या इनके दरमियान जो है वो डिफरेंस करके बताएं, आप नहीं बता पाएंगे क्योंकि ये दोनों सेम हैं, ठीक है। तो इनका नाम भी हमें क्या है, हमें सेम लगेगा। तो हम क्या करेंगे, हम जो है वो इन दोनों के साथ कोई ना कोई क्या कर देंगे, कोई ना कोई एक एटम, डिफर एटम, ठीक है, या फिर कोई ना कोई ग्रुप ऑफ एटम जब हम इसके साथ लगा देंगे तो वो उसको उसका पहचान दे देगा, उसको दूसरे कंपाउंड से क्या कर देगा, डिफर कर देगा। तो हमारे पास ये अगर सपोज करें यहाँ पे मैं क्या लगा दूँ, OH लगा दूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या लगा दूँ, मैं यहाँ पर Cl लगा दूँ। तो अब देखो कि मैंने यहाँ पर OH लगाया तो ये अब कोई और कंपाउंड बन गया। अब यहाँ पर मैंने हैलाइड्स को लगा दिया, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, और कंपाउंड बन गया। अब आप लोग इजीली इसका नाम बता सकते हो। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है कि कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम जब भी किसी भी कंपाउंड के साथ लगता है तो वो उसको उसकी पहचान दे देता है, उसको उसका नाम दे देता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास जो एल्डिहाइड है और जो कीटोन है ये दोनों किस तरह के जो है वो फंक्शनल ग्रुप हैं, ठीक है ना। अब देखो हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन 2 फंक्शनल ग्रुप हैं अलग अलग से, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं किस चीज़ को, एल्डिहाइड को, ठीक है। अब सपोज कर लो मेरे पास क्या है जी, एक कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। सपोज कर लो ये CH2, ठीक है, CH2 और CH2 ये मेरे पास एक कार्बोहाइड्रेट है। अगर आप लोगों को एक कार्बोहाइड्रेट में CH की चेन के साथ साथ आप लोगों को क्या दिखे, यहाँ पर आप लोगों को दिख जाए जी C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और यहाँ पर क्या दिखे आप लोगों को H, यानी कि ये वाला जो मैंने ग्रुप लगाया ये कौन सा ग्रुप है, ये कार्बोनाइल ग्रुप है, यानी कि COOH जिसको आप बोलते हो, ठीक है, ये कार्बोनाइल ग्रुप है। अगर तो कार्बोहाइड्रेट में एक तरफ CH2 की चेन हो और उसके राइट साइड पर यहाँ पर आप लोगों को क्या दिखे, कार्बोनाइल ग्रुप दिख जाए, तो वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास होता है जी एल्डिहाइड। ये इसकी पहचान है, ठीक है। एल्डिहाइड की पहचान क्या है कि उसमें कार्बोनाइल ग्रुप होगा, कहाँ पर होगा, राइट साइड के ऊपर होगा, वो आप लोगों को क्या दिखेगा, एल्डिहाइड दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पर एल्डिहाइड को हम शॉर्ट फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हैं, किस तरह से कि अगर आप CH2 अब ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर 3 जो है वो मेरे पास क्या हो, कार्बन हो, ठीक है ना, 1 2 3, यहाँ पर और भी कार्बन हो सकते हैं, लंबी चेन भी हो सकती है। तो उन सारे कार्बन CH2 को लिखने के बजाय आप लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो। इन CH2 को हम क्या लिखेंगे, R, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड
O और यहाँ पर हम लिख देंगे H। अब ये R क्या है, ये है कम्बिनेशन ऑफ CH, यानी कि कम्बिनेशन ऑफ कार्बन की चेन, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास ये शॉर्ट फॉर्म के अंदर इसका फॉर्मूला आ गया। अब आप लोगों को समझ आ गई कि जो हमारे पास एल्डिहाइड है वो किस तरह का फंक्शनल ग्रुप है, कि एक साइड पे आप लोगों को क्या दिखेगी, एक साइड पे आप लोगों को कार्बन की चेन दिखेगी और उसके राइट साइड पर आपको क्या दिखेगा, कार्बोनाइल ग्रुप दिखेगा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कीटोन। कीटोन भी हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है। अब कीटोन किस तरह का फंक्शनल ग्रुप है ये मैं आपको समझा देती हूँ। यहाँ पर ज़रा देखिए कि मेरे पास दोबारा से क्या होगा, CH2 की चेन होगी, ठीक है। और यहाँ पे भी मेरे पास क्या होगा, CH2, मतलब क्या है कि राइट और लेफ्ट इसके दोनों तरफ क्या प्रेजेंट होगी, CH2 की चेन होगी। और दरमियान में हमें फिर क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा C≡O, ठीक है। तो अगर राइट और लेफ्ट, ठीक है ना, दोनों तरफ आप लोगों को CH2 की चेन मिले और फिर दरमियान में आप लोगों को C≡O मिले, सो ये इंडिकेशन है कि ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है, जो कि कहाँ पर प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट के अंदर प्रेजेंट होता है। समझ आ गई। अब इसको हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने ऊपर बताया, जो राइट साइड पर हमारे पास चेन होगी उसको हम R से डिनोट करेंगे, जो लेफ्ट साइड पर होगी उसको भी हम R से डिनोट करेंगे, और दरमियान में फिर जो इसका फंक्शनल ग्रुप है हम उसको लिख देंगे। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक शॉर्ट फॉर्म के अंदर कीटोन का फॉर्मूला बन जाएगा। तो अब जो है हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप मैंने आप लोगों को समझा दिए कि एल्डिहाइड जो है वो किस तरह का फंक्शनल ग्रुप है और क्या उसकी पहचान है, और कीटोन किस तरह का फंक्शनल ग्रुप है और उसकी क्या पहचान है, उसको किस तरह से शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। अब डेफिनेशन पर दोबारा आइए कि मैंने कहा कि जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट होती है वो क्या है कि एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन है। एल्डिहाइड होगा या फिर कीटोन होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। दोनों एट अ टाइम एक वक्त में एक कार्बोहाइड्रेट के अंदर नहीं होंगे, या तो वो एल्डिहाइडिक होगा या फिर कीटोनिक होगा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना, दोनों एट अ टाइम नहीं होंगे। तो अब ये जो मैंने आप लोगों को दो फंक्शनल ग्रुप बताए, तो क्या इसकी डेफिनेशन कंप्लीट हुई? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर हमारे पास एक और वर्ड रहता है और वो है पॉलीहाइड्रोक्सी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पॉलीहाइड्रोक्सी क्या है। पॉली का मतलब होता है क्या चीज़, मैनी, ठीक है। और हाइड्रोक्सी किसको बोलते हैं, हाइड्रोक्सी कहते हैं OH को। यानी कि अगर मेरे पास सपोज कर लो यहाँ पर मैं एक एल्डिहाइडिक कार्बोहाइड्रेट बनाती हूँ, देखें जी, यहाँ पर मैं क्या लिखती हूँ, CH2 और साथ में मैं यहाँ पर एल्डिहाइड का एक फंक्शनल ग्रुप लगा देती हूँ, C≡O और यहाँ पर H। तो ये एल्डिहाइडिक कार्बोहाइड्रेट है। अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं अगर करूँ, क्या करूँ जी, इनके साथ बहुत सारे यहाँ पर क्या अटैच कर दूँ, OH अटैच कर दूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या अटैच कर दूँ, OH और OH यहाँ पर मैं अटैच कर दूँ, ठीक है। तो अब ये क्या होगा जी, अब ये हमारे पास क्या बन गया, ये पॉलीहाइड्रोक्सी बन गई। यानी कि यहाँ पर बहुत सारे मैंने OH लगा दिए। अब बहुत सारे मैंने OH यहाँ पर क्यों लगाए हैं, वो इसलिए ताकि मैं क्या कर सकूँ, मैं कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट कर सकूँ, ठीक है। ये बहुत सारे जो OH आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं इस फॉर्मूला के अंदर, ये इसलिए ताकि कार्बन की वैलेंसी पूरी हो। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, कार्बन की वैलेंसी जो होती है वो हमारे पास 4 होती है, यानी कि कार्बन अपने अराउंड 4 बॉन्ड को कंप्लीट किए रखता है। तो ये जो OH हमने लगाए हैं ये इसलिए लगाए हैं ताकि कार्बन अपनी वैलेंसी को कंप्लीट कर सके और हमारे पास एक कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला आ सके। तो ये है अब हमारे पास क्या चीज़, एक कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट। कि हमारे पास क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या है कि कार्बोहाइड्रेट हमारे पास एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें आप लोगों को बहुत सारे क्या मिलते हैं, ये पॉलीहाइड्रोक्सी मिलेंगे और फिर वो कंपाउंड या तो एल्डिहाइडिक होगा या फिर कीटोनिक होगा, दोनों एट अ टाइम नहीं होंगे। तो ये है हमारे पास अब प्रॉपर डेफिनेशन कार्बोहाइड्रेट्स की, ठीक है। समझ आ गई यहाँ तक? अगर समझ आया है डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं और यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स।
कार्बोहाइड्रेट का अगर हम टेस्ट देखें तो ये क्या होती है, ये स्वीट होती है टेस्ट के अंदर, ठीक है ना। अब तमाम कार्बोहाइड्रेट भी स्वीट नहीं होती, ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट आगे बताऊंगी। वैसे देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट मीठी ही होती है, लेकिन सारी कार्बोहाइड्रेट मीठी नहीं होती। और ये हमें क्या देती है, एनर्जी देती है। किस तरह से, देखो भाई, जब हम खाना खाते हैं तो जब हम खाना खाते हैं तो वो किस फॉर्म में होता है, कम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर होता है। उस कम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट होती है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होती है। हम उसको तोड़ते हैं तो उसका हमारे पास बेसिक यूनिट आ जाता है ग्लूकोज। उस ग्लूकोज को फिर हम सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर जब हम ब्रेक डाउन करते हैं तो उससे हमें इंस्टेंट एनर्जी मिलती है, ठीक है। और ये हमारे क्या बना रही होती है, स्ट्रक्चर बना रही होती है, ठीक है। देखें तो अगर हम हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर भी इसका कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, और इसके अलावा जो ऑर्गेनेलीज होती हैं उनके अंदर भी ये प्रेजेंट होती है। और ये डिफरेंट साइज के अंदर आप लोगों को मिलेगी। मोनोसैकेराइड है, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, इन तीनों को डिटेल के साथ देखेंगे। सो यू डोंट नीड टू वरी, ठीक है। अब इसके अंदर होता क्या क्या है, इसके अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। और ये बॉडी का फ्यूल है, यानी कि बॉडी को क्या प्रोवाइड करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है। अब हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि अगर हम कार्बोहाइड्रेट को देखें तो कार्बोहाइड्रेट एक कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसको फिर हम मज़ीद तोड़कर अपनी आसानी के लिए जो है वो इसको पढ़ते हैं। किस तरह कि जब हम इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं तो क्या चीज़ है ऐसी कि जिसकी बेस पे हम इसको क्लासीफाई कर रहे हैं, और वो है जी हमारे पास हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। अब हाइड्रोलाइसिस का वर्ड सुनते ही आप लोगों के माइंड में जो है वो एक अच्छा सा और प्यारा सा कंसेप्ट आता है कि हाइड्रो किसको कहते हैं, वाटर को कहते हैं, और लाइसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेक करना, ठीक है। अब इन दोनों वर्ड्स को अगर कंबाइन करें तो हम क्या कहते हैं कि ब्रेक डाउन ऑफ द वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस। ये गलत है, ठीक है। कि हमने क्या कहा भी कि ब्रेक डाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट, नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। इसकी जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो ये है कि हमने क्या करना है, ब्रेक डाउन ऑफ एनी सब्सटेंस, ठीक है, किसी और सब्सटेंस को तोड़ना है पानी की मदद से या पानी की मौजूदगी में। इसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलाइसिस कहते हैं, ठीक है। नहीं, कंसेप्ट अपना ज़रा थोड़ा चेंज कर लें, क्योंकि जब भी हम हाइड्रोलाइसिस की डेफिनेशन पूछते हैं तो स्टूडेंट कहते हैं कि ब्रेक डाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस। ये गलत है। इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन है ब्रेक डाउन ऑफ एनी सब्सटेंस बाय द हेल्प ऑफ वाटर इज कॉल्ड जो है कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोलाइसिस। अब ये होगा किस तरह से, सपोज कर लो कि ये हाइड्रोलाइसिस किस तरह से होती है। देखो, हाइड्रोलाइसिस जो है वो ऐसे सब्सटेंस के दरमियान में होगी जिनमें बॉन्ड होगा, ठीक है। अब जो सिंपल से होते हैं जिनमें बॉन्ड नहीं होता उनमें क्या हाइड्रोलाइसिस होगी, वो तो पहले से ही सिंपल है, ठीक है। उनमें कोई हाइड्रोलाइसिस नहीं होगी। हाइड्रोलाइसिस होती है एक्चुअली में उन सब्सटेंस के दरमियान जिनमें क्या होता है, बॉन्ड होता है। सपोज कर लो मेरे पास ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, और ये दूसरा है। अब इन दोनों के दरमियान में बॉन्ड है, तो अब मैंने क्या करना है, इस बॉन्ड को तोड़ना है। तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए मैं इसको क्या प्रोवाइड कर दूंगी, वाटर प्रोवाइड कर दूंगी। ये तो दोनों ये सब्सटेंस क्या हो जाएंगे, आपस में क्या हो जाएंगे, आपस में इनकी लड़ाई हो जाएगी और ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। और यूँ हम कहेंगे कि क्या हो गई, हाइड्रोलाइसिस हो गई। देखो, हाइड्रोलाइसिस में हमने वाटर प्रोवाइड किया, जो मॉलिक्यूल के दरमियान में बॉन्ड था खत्म। एक्चुअली में हुआ क्या, एक्चुअली में होता ये है, सपोज कर लो ये मेरे पास दो कोई मॉलिक्यूल हैं, इन दोनों के दरमियान में वाटर बॉन्ड है। अब हमने इनको क्या प्रोवाइड किया है, वाटर प्रोवाइड किया है। तो होता क्या है कि ये जो वाटर है ना, आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। जब भी किसी सब्सटेंस का बॉन्ड तोड़ना होता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। मीन टू से ये किस में कन्वर्ट हो गया, H+ में, और OH नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो फिर होता क्या है कि जैसे ही ये इनके बॉन्ड को तोड़ता है तो फिर क्या होता है कि जो हमारे पास वाटर का H+ है वो एक मॉलिक्यूल के पास चला जाता है, और जो वाटर का OH नेगेटिव है ये दूसरे मॉलिक्यूल के पास चला जाता है, उससे दोस्ती कर लेता है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे से दोस्ती कर लेते हैं, और पहले जो इनकी आपस में दोस्ती थी मॉलिक्यूल की, वो टूट गई, और ये जो है हम कहते हैं क्या हो गई जी, हाइड्रोलाइसिस हो गई। तो हम कार्बोहाइड्रेट को क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेस ऑफ हाइड्रोलाइसिस पे, ठीक है। अब किस तरह से करते हैं, पहला है हमारे पास मोनोसैकेराइड। मोनो का मतलब क्या होता है, वन, और सैकेराइड किसको बोलते हैं, सैकेराइड बोलते हैं शुगर को। यानी कि हमारे पास ये एक ऐसी कार्बोहाइड्रेट है जिसमें आप लोगों को सिर्फ एक ग्लूकोज का यूनिट मिलेगा,
ठीक है, इस तरह से। बस ये एक ग्लूकोज का यूनिट आप लोगों को दिखेगा। क्या इसके साथ कोई बॉन्ड है, क्या इसके साथ कोई और ग्लूकोज का यूनिट है? बिल्कुल भी नहीं है। ये सिंगल फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, तो सिंगल फॉर्म के अंदर अगर एग्जिस्ट कर रहा है, इसमें कोई बॉन्ड नहीं है, तो क्या हम इसकी हाइड्रोलाइसिस कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, इसकी हाइड्रोलाइसिस नहीं हो सकती, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, सिंगल फॉर्म के अंदर है, इसमें कोई बॉन्ड नहीं है, तो हम पहले से ही सिंपल चीज़ को मज़ीद सिंपल नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास ओलिगोसेकेराइड। ओलिगो का मतलब क्या होता है? फ्यू। ठीक है, और सेकेराइड दोबारा से हम इसको क्या कहते हैं? शुगर कहते हैं। यानी कि ये हमारे पास एक ऐसी कार्बोहाइड्रेट है जिसमें आप लोगों को 2 से लेकर 10 तक क्या मिलते हैं? ग्लूकोज के यूनिट मिलते हैं। और अब अगर मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 2 ग्लूकोज के यूनिट, ये 2 है, ठीक है, ये मेरे पास 3 वाला है, ये मेरे पास, मतलब क्या है, अप टू 10 तक आप लोग चलते जाओ। तो अब मुझे बताओ क्या इनमें बॉन्ड है? बिल्कुल है। ठीक है ना, ये सिंगल फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहे। अगर इनमें जो है वो बॉन्ड है, तो हम कह सकते हैं कि हम इनको ब्रेक कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ वाटर। तो क्या इनमें हाइड्रोलाइसिस हो सकती है? यस, इट कैन बी हाइड्रोलाइज। ठीक है, तो ये हाइड्रोलाइसिस इनमें हो सकती है, यानी इनमें बॉन्ड है तो ये बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, तो ये हाइड्रोलाइसिस की जो हमारे पास प्रॉपर्टी है उसको फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है, ये ओलिगोसेकेराइड में हाइड्रोलाइसिस हो सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास पॉलीसेकेराइड। पॉली ऑलवेज मीन मैनी। ठीक है, और सेकेराइड किसको बोलते हैं भाई? शुगर को बोलते हैं। अब ये हमारे पास एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसमें आप लोगों को यहाँ पर क्या, ओलिगो में क्या था कि 10 ग्लूकोज के यूनिट मिल रहे थे, लेकिन पॉलीसेकेराइड में क्या है कि 10 से ऊपर चले जाओ आपको फिर वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलेंगे। वो 50 हो सकते हैं, वो 100 हो सकते हैं, 200 है, 1000 है। मतलब क्या है कि ये फिर चलते जाओ। पॉली का मतलब भी आप लोगों को समझ आ गया कि मैनी, इसमें आप लोगों को 1 2 नहीं बल्कि बहुत सारे ग्लूकोज के आप लोगों को यूनिट मिलेंगे। ठीक है, अप टू, ठीक है ना, ये 10 से लेकर आप लोगों को 200 1000, मतलब क्या है कि बहुत सारे मिलेंगे। तो अब 10 हैं, 20 हैं। ठीक है, यहाँ पर सपोज कर लो ये मेरे पास क्या है जी, ये मेरे पास एक जो है वो क्या है जी, एक पॉलीसेकेराइड है। तो आप मुझे बताओ इनमें बॉन्ड है? ऑब्वियसली बॉन्ड है। तो क्या ये ब्रेक हो सकते हैं? ब्रेक हो सकते हैं। तो क्या ये हाइड्रोलाइज हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोलाइज होंगे, तो हम ये बहुत सारे क्या देंगे, मोनोसेकेराइड दे देंगे। ठीक है, तो ये था कंसेप्ट की जो कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन है, किस बेस पे हम करते हैं और फिर कितने टाइप्स के अंदर हम करते हैं। मोनो, ओलिगो और पॉलीसेकेराइड में हम इसको करते हैं। मोनो में कोई हाइड्रोलाइसिस नहीं होती, ओलिगो में होती है और पॉलीसेकेराइड में होती है। अब हम देखते हैं 1 बाय 1 करके इनको डिटेल के साथ देखते हैं। अब हमारे पास जो मोनोसेकेराइड है वो कैसा शुगर है? वो ट्रू शुगर है। यानी कि अगर आप देखो कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो हमारे पास एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है, वही तो हमारे पास क्या होता है, वही तो हमारे पास मोनोसेकेराइड है। क्योंकि मोनो के अंदर आप लोगों को क्या मिलेगा, सिंगल ग्लूकोज का यूनिट मिलता है, GLU, यानी कि ग्लूकोज, ये मेरी शॉर्ट फॉर्म है, मैं ऐसे ही लिखती हूँ। ठीक है, तो ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल मिलता है। और ये किस तरह का होता है? ये सिंपल है। सिंपल क्यों है? मतलब क्या है कि ये सिंगल फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, कोई इसके राइट लेफ्ट पे कोई बॉन्ड नहीं है, तो ये सिंपल है। इसका फार्मूला क्या होता है? CH2ON। ठीक है, अब ये क्या है कि ये ईजिली सॉल्युबल है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम ग्लूकोज को पानी के अंदर डिजोल्व करते हैं तो वो ईजिली हो जाता है और ये हाइड्रोलाइज नहीं होता। पीछे मैंने अभी आप लोगों को समझाया है। तो ये मोनोसेकेराइड जो है जिसमें ग्लूकोज या तो एल्डिहाइडिक हो सकता है, अगर एल्डिहाइडिक होगा तो हम इसको एल्डो बोलेंगे, और अगर ये कीटोनिक होगा तो हम इसको क्या बोलेंगे? कीटो शुगर बोलेंगे। अब क्लासिफिकेशन जो है वो हम इसकी करते हैं डिफरेंट टाइप्स के अंदर। देखो भाई, यहाँ पे सवाल है, ज़रा गौर से सुनो। मैंने कहा कि जो मेरे पास मोनोसेकेराइड है वो सिंपल है, 1 यूनिट होता है इसके अंदर ग्लूकोज का। अगर तो इसके अंदर 1 यूनिट होता है ग्लूकोज का, हम फिर इसको मज़ीद क्लासीफाई क्यों कर रहे हैं, हम इसको मज़ीद क्यों तोड़ रहे हैं? हालांकि मैंने तो पीछे कहा था कि सिंपल चीज़ को मज़ीद हम सिंपल नहीं कर सकते, तो इसको हम क्यों तोड़ रहे हैं? भाई सिंपल सी बात है कि हमारे पास ये यूनिट तो 1 होगा, लेकिन हम इसको क्लासीफाई कर रहे हैं ऑन द बेस ऑफ कार्बन नंबर। ठीक है, और वो कार्बन नंबर 3 to 7 तक हो सकते हैं। यानी कि ये मॉलिक्यूल एक ही होगा, इस मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन की जो तादाद है वो डिफरेंट हो सकती है। ये मॉलिक्यूल जो है
मुझे क्या मिल सकता है, सॉरी, ये मॉलिक्यूल मुझे 3 कार्बन का भी मिल सकता है, ठीक है, और मुझे क्या है कि ये 4 कार्बन का भी मिल सकता है, 5 का भी मिल सकता है, और मुझे ये क्या है, ये 6 और 7 का भी मिल सकता है, ठीक है। सपोज कर लो ये CH2 है, CH2 है, ये CH2 है, और यहाँ पे मैं लगा दूँ C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H लगा दूँ, ठीक है। तो ये क्या है कि ये मुझे किस फॉर्म में मिल रहा है, ये मुझे मिल रहा है जी 3 कार्बन में, ठीक है, 3 कार्बन में है, तो मैं इसको क्या कहूँगी, ये ट्राइओज है, और ट्राइओज में हमें एग्जांपल किस चीज़ की मिलती है, ग्लाइसरल्डिहाइड की, जो कि आप बार बार इस चीज़ को पढ़ोगे, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं एक और लगा दूँ CH2, ठीक है, और यहाँ पर OH दोबारा से लगा दूँ, तो ये क्या बन जाएगा, टेट्रोज बन जाएगा। मोनोसैकेराइड एक ही रहेगा, यानी कि मॉलिक्यूल एक ही है ग्लूकोज का, लेकिन कार्बन नंबर चेंज हो रहे हैं, सो दैट्स वाई हम कहते हैं कि हम इसको क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेस ऑफ कार्बन नंबर 3 से लेकर 7 तक, ठीक है। 5 उसके अंदर होंगे तो पेंटोज, और उसको हम क्या कहेंगे, रिबोज कहेंगे। 6 कार्बन होंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे, हेक्सोज बोलेंगे, और वो ग्लूकोज होगा। 7 कार्बन होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, हेप्टोज बोलेंगे, और उसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, सूडोहेप्टुलोज, ठीक है। तो अब ये हमारे पास क्या है कि कार्बन नंबर की बेस पर हमने इसको क्लासिफाई किया। अब हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इनमें से जो कार्बोहाइड्रेट है मोनोसैकेराइड में, वो कौन सा है, वो है जी C5 और C6। इनको हम सबसे ज़्यादा जो है वो पढ़ते हैं, आपके सिलेबस में भी यही है, और हम भी इन्हीं को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर ग्लूकोज को। देखो भाई ग्लूकोज किस तरह का जो है वो स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर ज़रा गौर से देखिए कि जो हमारे पास ग्लूकोज है वो क्या है कि 6 कार्बन शुगर है, यानी कि ये क्या है, हेक्सोज है। इसमें आपको 6 कार्बन जो है वो दिखाई देंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6। इसके अंदर आपको 6 कार्बन जो है वो दिखाई दे रहे हैं, और इसका जो फार्मूला होता है वो क्या है, C6H12O6। इसका जो है वो क्या होता है, वो फार्मूला होता है, ठीक है। और ये आप लोगों को रिंग में भी मिलते हैं और स्ट्रेट चेन में भी मिलते हैं। ये आप लोग देख रहे हो स्ट्रेट चेन है, और यहाँ पर आप लोग देख रहे हो ये क्या है जी, ये है जी हमारे पास रिंग फॉर्म के अंदर, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्म के अंदर हमें मिलते हैं। अब हमने स्ट्रेट से रिंग फॉर्म के अंदर किस तरह से जाना है, किस तरह का रिएक्शन होगा, कैसे जो है वो रिंग बनेगी, यहाँ पर मैं आप लोगों को डिटेल के साथ समझाती हूँ। और यहीं पे ही यहाँ पर मोनोसैकेराइड का जो है वो कंसेप्ट है, ठीक है, कि किस तरह से जो है वो ग्लूकोज का हमारे पास स्ट्रेट चेन से रिंग फॉर्म के अंदर स्ट्रक्चर चेंज होता है, ठीक है ना। रिंग कितने टाइप की होती है फिर, और फिर हमारे पास जो शुगर होती है वो कितने टाइप की होती है। यहाँ पर देखिए कि आपको कार्बन नंबर फर्स्ट पर क्या मिल रहा है, ये एल्डिहाइडिक ग्रुप मिल रहा है, ठीक है, एल्डिहाइडिक ग्रुप मिल रहा है। कार्बन नंबर 2 पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा OH और यहाँ मिलेगा H। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, H, और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, OH मिलेगा। यहाँ पर दोबारा से OH है, ठीक है, यहाँ पे भी OH है, यहाँ H है, यहाँ पे H है, ठीक है, और यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे C6 के ऊपर आप लोगों को क्या मिलेगा, ये मिलेगा OH, और यहाँ पे H है, और यहाँ पे आप लोग लिखोगे दोबारा से H। तो ये एक ग्लूकोज का स्ट्रेट चेन के अंदर फॉर्मूला है। अब होता क्या है, ज़रा यहाँ पर देखिए कि ये स्ट्रक्चर जो है वो रिंग फॉर्म के अंदर कैसे कन्वर्ट होगा। इसके लिए पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, हेमी एसिटल बनाना पड़ेगा। अब हेमी एसिटल को हम किस तरह से बनाएंगे, और ये रिंग बनाने के लिए इसमें कौन कौन से कार्बन आपस में जो है वो रिएक्शन करेंगे, क्या क्या होगा, यहाँ पर ज़रा देखिए। ये जो हमारे पास क्या है जी, कार्बन नंबर फर्स्ट है, जिसके ऊपर आप लोग क्या देख रहे हो, ये एल्डिहाइड का ग्रुप देख रहे हो, ये, ठीक है। और जो हमारा कार्बन नंबर 5 है, ठीक है, ये आपस में टेक पार्ट करेंगे, रिएक्शन करेंगे, और इन्हीं के थ्रू ही हमारा हेमी एसिटल बनेगा, और हेमी एसिटल से फिर क्या बन जाएगा, हमारे पास रिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। किस तरह से बनेगा, यहाँ पर ज़रा देखिए कि जो कार्बन नंबर 5 के ऊपर हमारे पास ये जो OH है, ठीक है, ये जो आप लोग OH देख रहे हो ना, इसमें से जो H होता है ना, H क्या करता है, H उठकर क्या कहाँ पे चला जाता है, H जो है वो उठकर इस ऑक्सीजन के पास चला जाता है। कहाँ पे चला जाता है, इस ऑक्सीजन के पास चला जाता है। जब इस ऑक्सीजन के पास जो है वो H जाता है, तो फिर क्या होता है कि आप लोग ज़रा यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। जब हाइड्रोजन C5 का यहाँ से उठकर इस ऑक्सीजन के पास चला जाता है, तो अब यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है, ठीक है, जो डबल बॉन्ड है
सॉरी, एक मिनट। तो अब यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है वो क्या करेगा, ये जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये डबल बॉन्ड था तो अब ये क्या बन गया, अब ये सिंगल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो आप ज़रा यहाँ पर देखो कि पहले जब यहाँ पर डबल बॉन्ड था तो यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट थी, यानी कि 2 बॉन्ड इस तरफ, ये तीसरा और ये वाला एक और दूसरे कार्बन के साथ, तो यहाँ पर 4 बॉन्ड कंप्लीट थे। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन के आने से ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो अब यहाँ पर इसकी वैलेंसी जो है वो 3 रह गई। अब हमने इसको ऐसे नहीं रहने देना, हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर जो हमारे पास क्या बचा हुआ है जी, जो हमारे पास क्या है जी, यहाँ पर ऑक्सीजन बचा हुआ है। इस ऑक्सीजन को हमने उठा कर क्या करना है, इस ऑक्सीजन को हमने उठाना है और इस कार्बन के साथ क्या कर देना है, बाइंड कर देना है। तो अब ये हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर हमारे पास ये जो है इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी। और अब हम कहेंगे कि ये क्या बन गया है, ये हमारे पास बन गया जी हेमी एसिटल। ये क्या बन गया है, हेमी एसिटल बन गया। अब ये जो हेमी एसिटल बना है, ये आप लोग जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये जो हेमी एसिटल बना है, इस हेमी एसिटल को हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट साइड पर रोटेट करेंगे। ये इसको पकड़ के ना हम इसको यूं इस तरफ जो है वो रोटेट कर देंगे। तो जैसे ही हम इसको रोटेट करेंगे तो ये रिंग फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, इसके बाहर CH2OH, यानी कि ये छठा कार्बन रिंग के बाहर होगा। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, H और OH प्रेजेंट होगा। यहाँ पर क्या होगा, OH और H होगा। ठीक है ना, दोबारा से यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पे OH होगा, यहाँ पे H होगा और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा जी, OH होगा और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, H होगा। तो ये मेरे पास क्या बन गया, ग्लूकोज का स्टेट से रिंग फॉर्म के अंदर ये एक फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब ये जो रिंग होती है ना, रिंग भी 2 तरह की होती है। एक को हम क्या कहते हैं, एक को हम कहते हैं पाइरानोज, ठीक है, और दूसरी होती है फ्यूरानोज। अब हमारे पास पाइरानोज क्या होती है, जिसमें क्या दिखते हैं, 6 कॉर्नर। ठीक है, 6 कॉर्नर। और फ्यूरानोज में आपको क्या दिखते हैं, 5 कॉर्नर। ठीक है, 5 कॉर्नर। अब ये जो ग्लूकोज है, ठीक है, आप लोगों को ये जो ग्लूकोज दिख रहा है, ग्लूकोज के कितने कॉर्नर है, 1 2 3 4 5 और ये वाला 6। ठीक है, तो ये 6 कॉर्नर हैं। तो ये वाली कौन सी रिंग होगी, ये होगी पाइरानोज रिंग। समझ आ गई, रिंग 2 तरह की होती है। ऐसी रिंग जिसमें 5 कॉर्नर हो वो फ्यूरानोज, जिसमें 6 हो वो क्या होती है, पाइरानोज होती है। अब यहाँ पर देखो कि हमारे पास शुगर भी 2 तरह की होती है। एक को हम क्या कहते हैं, एक को हम कहते हैं अल्फा शुगर। ठीक है, और दूसरी हमारे पास क्या होती है, बीटा शुगर। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ज़रा समझिएगा कि हमारे पास, आप लोग ज़रा यहाँ पे इस रिंग के अंदर देखो कि हमारे पास ये जो कार्बन नंबर फर्स्ट है, ठीक है ना, ग्लूकोज के कार्बन नंबर फर्स्ट पर अगर ये जो हमारे पास OH है बिलो द प्लेन आ जाए, यानी कि नीचे की तरफ हो, जैसे कि इस केस में है कि नीचे की तरफ है, तो वो हमारे पास क्या होती है, OH। यहाँ पर अगर मैं यूँ लिख दूँ OH, ये मैंने एरो डाउन कर दिया, इसका मतलब क्या है कि नीचे की तरफ है। तो अगर ये नीचे की तरफ है तो ये हमारे पास कौन सी शुगर है, अल्फा शुगर है। लेकिन अगर यही मेरे पास जो क्या है जी, यही मेरे पास ये जो OH है, ठीक है, अब ये जो OH है, यही मेरे पास जो OH है, अगर मैं इसको ऊपर की तरफ लिख दूँ, ठीक है, ये मेरे पास OH ऊपर की तरफ आ गया और H नीचे की तरफ आ गया, तो ये मेरे पास क्या है, बीटा शुगर है। तो मैं क्या करूँगी, OH को एरो लगाकर ऊपर की तरफ लिख दूंगी, तो ये मेरे पास क्या है, ये एक बन गई हमारे पास बीटा शुगर। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा कि ग्लूकोज को हमने रिंग से किस तरह, सॉरी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला से हमने रिंग फॉर्म के अंदर किस तरह से कन्वर्ट किया, वो मैंने आपको डिटेल के साथ बता दिया। टाइप्स ऑफ रिंग्स भी बता दी और टाइप्स ऑफ शुगर भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। नेक्स्ट हम ग्लूकोज को क्या क्या बोल सकते हैं। पहली बात कि ये हमारे पास क्या है, ये एल्डो शुगर है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, ये एल्डिहाइडिक रखती है तो इसको हम एल्डो शुगर कह सकते हैं। इसमें जो रिंग होती है वो कौन सी रिंग होती है, पाइरानोज की रिंग होती है। इस तरह से ये जो हमें शुगर है किस में मिल सकती है, ये शुगर केन के अंदर होती है, यानी कि गन्ना जो होता है उसके अंदर आप लोगों को दिखाई देगी। इसके अलावा आप लोगों को हमारा जो ब्लड होता है उसमें भी मिलेगी, तो ये ब्लड शुगर भी होती है। ब्लड में कितनी होती है, 0.08%। ठीक है, 8% आप लोगों को ये मिलती है। नेक्स्ट अगर मैं बताऊं तो ये एक यूनिवर्सल है,
ठीक है ना। यूनिवर्सल हमारे पास क्या होती है, शुगर होती है, क्योंकि ये नेचुरली बन रही है, ठीक है, इन द फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। और ये हमें किस में मिल सकती है, हमें फ्रूट्स के अंदर, ग्रेप्स में मिलती है, ठीक है ना। ग्रेप्स के अंदर आपको जो है वो मोनोसेक्राइड मिलेगी, बाकी सब में फ्रुक्टोज होता है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को जो है वो ग्रेप्स के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट मिलती है वो मोनोसेक्राइड, और मोनोसेक्राइड में कौन सा हमारे पास ग्लूकोज मिल सकता है, ठीक है ना। बाकियों में क्या होता है, फ्रक्टोज होता है। तो ये है हमारे पास एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम चलते हैं और देखते हैं राइबोज को। राइबोज जैसे कि ये क्या है, पेंटोज का शुगर है, इसमें भी एल्डिहाइडिक ग्रुप है, तो ये एल्डो शुगर है। ये भी रिंग और स्ट्रेट फॉर्म के अंदर दोनों में मिलता है। इसकी जो रिंग होती है वो कौन सी रिंग होती है, फ्यूरानोज होती है। और ये जो हमारे पास शुगर है इसको हम क्या कहते हैं, डीऑक्सी राइबोज शुगर। वो अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ क्या होती है। और ये क्या है कि सेकेंड मोस्ट अबेंडेंट शुगर है। पहली हमारे पास ग्लूकोज है, सेकेंड हमारे पास ये क्या है, मोस्ट अबेंडेंट शुगर है। अब ये देखिए हमारे पास एक राइबोज का स्ट्रेट चेन के अंदर फॉर्मूला है। इसके अंदर आप लोगों को कितने कार्बन मिलेंगे, इसके अंदर आप लोगों को 5 कार्बन मिलेंगे। यहाँ पे OH, यहाँ पे यहाँ पे H है, यहाँ पर H OH, ठीक है। यहाँ पे आपको OH और यहाँ पे भी आपको क्या मिलेगा, और यहाँ पर आप इसको सिंपली CH2OH भी लिख सकते हैं, या आप इसको जैसे पीछे मैंने आप लोगों को बताया, क्या बताया कि आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, ठीक है ना। इसका पूरा स्ट्रक्चर खोल कर आप लोग लिख सकते हो, या फिर इसको सिंपली यूँ भी लिख सकते हो। अब ये हमारे पास इसमें भी हमने क्या बनाना है, स्ट्रेट से रिंग फॉर्म के अंदर बनाना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हमारे पास सेम हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है किस तरह का, हमारे पास जो है वो ग्लूकोज की तरह का, कि उसमें हमने हेमी एसिटल बनाया था। हेमी एसिटल के बनने के बाद उसको हमने रिंग के अंदर कन्वर्ट कर दिया। बस फर्क यहाँ पर क्या है, कार्बन नंबर का है। वहाँ पर 6 कार्बन थे तो उसमें जो रिएक्शन था वो कार्बन नंबर 1 और 5 के दरमियान में हो रहा था, लेकिन यहाँ पर कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के दरमियान में होगा। बाकी सारा सेम है कि हम क्या करेंगे, दोबारा से ये जो H है ये उठकर यहाँ इस ऑक्सीजन के पास आएगा, इनका डबल बॉन्ड खत्म करके सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। वैलेंसी जो है वो जो है अनस्टेबल हो जाएगी। उसको स्टेबल करने के लिए फिर जो ऑक्सीजन होगा वो किसके पास चला जाएगा, इस कार्बन के पास चला जाएगा। वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी, हेमी एसिटल बन जाएगा। हेमी एसिटल के बनने के बाद ये दोबारा से इसको हम लेफ्ट साइड के ऊपर रोटेट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास क्या चीज़, रिंग बन जाएगी। रिंग कौन सी बनेगी, फ्यूरानोज की रिंग बनेगी, और होगा क्या हमारे पास, रिबोज होगा। अब यहाँ पर हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पर H है, OH है, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे H OH, और यहाँ पे भी हमारे पास क्या होगा, H है OH है, और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे H होगा, और जो हमारे पास 5th कार्बन है वो क्या होगा जी, रिंग के बाहर होगा। अब हमारे पास क्या है जी, डीऑक्सीराइबोज क्या है। डीऑक्सीराइबोज में अगर हम देखें तो हमारे पास क्या होता है कि ये जो कार्बन नंबर 2 है, राइबोज के अंदर जो कार्बन नंबर 2 है, इसके यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि OH प्रेजेंट है। अगर इस OH में से हम O को क्या कर दें, रिमूव कर दें, ठीक है, O को हम क्या कर दें, रिमूव कर दें, यानी कि O को रिमूव किया तो ये क्या बन गया, डीऑक्सी, उड़ा दिया हमने, डीऑक्सीराइबोज बन गया। तो इसको अब हम क्या कहेंगे कि जिसमें हम राइबोज के रिंग में जो कार्बन नंबर 2 है उसके पास जो O है उसको हम रिमूव कर दें तो वो क्या बन जाता है, डीऑक्सीराइबोज बन जाता है, ठीक है। और ये जो हमारे पास डीऑक्सीराइबोज होता है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको कहाँ कहाँ पे मिल सकता है, ये आप लोगों को कहाँ कहाँ मिलता है, ये DNA के अंदर आप लोगों को मिलता है, RNA के अंदर मिलता है, और जो ATP होती हैं उनके अंदर भी आप लोगों को यही जो है वो शुगर मिलती है, राइट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास जो टेस्ट है मोनोसेक्राइड का उसको हम किस तरह से कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट दी जाए, ठीक है, बहुत सारी कार्बोहाइड्रेट हों, और आप लोगों को कहा जाए कि इसमें से आप लोगों ने पता करना है कि जो मोनोसेक्राइड है वो क्या है। यहाँ पे मैंने लिख दिया ये मोनो है, ठीक है, मोनोसेक्राइड। तो मोनोसेक्राइड का टेस्ट हम किस तरह से करेंगे, हम किस तरह से पता चलाएंगे कि इसमें मोनोसेक्राइड है या नहीं है, ठीक है। वो कैसे कि हम यहाँ पर जो है वो रीएजेंट को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। रीएजेंट, हम यहाँ पर 2 रीएजेंट को यूज़ करेंगे। एक होगा हमारे पास क्या चीज़, फेलिंग्स रीएजेंट, ठीक है, और दूसरा होगा हमारे पास क्या चीज़, बेनेडिक्ट।
बेनेडिक्ट रीएजेंट, ठीक है, ये 2 रीएजेंट हमारे पास होंगे। अब फेलिंग्स में क्या होता है, यहाँ इसके अंदर आप लोगों को, यहाँ पर आप लोगों को कॉपर मिलेगा, ठीक है। अब कॉपर का जो कलर होता है वो क्या होता है, वो कलर हमारे पास होता है ब्लू, ठीक है, ब्लू कलर का होता है। तो हमारे पास जब भी कोई मोनोसेक्राइड होगा सैंपल के अंदर, होता क्या है कि फेलिंग्स रिएजेंट को जब हम ऐड करते हैं तो होता क्या है कि अगर उस कार्बोहाइड्रेट के अंदर कोई फ्री फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, यहाँ पर ज़रा पीछे की तरफ देखिए कि हमारे पास ग्लूकोज में ज़रा देखिए, आप लोग ग्लूकोज में देखिए कि ये जो कार्बन नंबर फर्स्ट है ना, यहाँ पर देखिए ये जो कार्बन नंबर फर्स्ट है, ठीक है, ये कार्बन नंबर फर्स्ट फ्री है, यानी कि इसने किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाया। वो यहाँ पर जस्ट क्या है, एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है, इसमें कोई भी बॉन्ड नहीं है, ठीक है ना, इसने कोई बॉन्ड नहीं बनाया हुआ। तो जब इसने बॉन्ड नहीं बनाया हुआ तो ये फ्री है, तो ये फ्री है, तो जब हम इसको क्या करेंगे, फेलिंग्स रिएजेंट प्रोवाइड करेंगे और साथ में इसको हम क्या करेंगे, इसको हम हीट करेंगे। तो जब हम इसको हीट करेंगे तो ये रिड्यूस हो जाएगा, ये जो कॉपर है कॉपर रिड्यूस हो जाएगा, कॉपर Cu2+ से ये Cu+ में कन्वर्ट हो जाएगा और इसका कलर ब्लू से क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो अगर तो ये इस तरह से हो कि ब्लू से किस में चला जाए, रेड में चला जाए, सो हम इसको क्या कहेंगे कि हमारे पास जो सैंपल था उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, मोनोसेक्राइड प्रेजेंट है। अगर फ्री फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा, आप लोग हीट करोगे फेलिंग्स रिएजेंट के साथ, उसका कलर चेंज नहीं होगा, इट्स मीन कि वहाँ पर कोई भी मोनोसेक्राइड नहीं है। नेक्स्ट आती है हमारे पास ओलिगोसेक्राइड क्लासिफिकेशन में, ठीक है, जो मोनोसेक्राइड थी डिटेल के साथ मैंने आप लोगों को समझा दी। अब ओलिगोसेक्राइड क्या होता है, अभी देखो यहाँ पर ओलिगोसेक्राइड को अगर मैं बताऊँ तो ओलिगो का मतलब क्या होता है, फ्यू, ठीक है, ओलिगो मतलब फ्यू, सेक्राइड का मतलब क्या होता है, शुगर, यानी कि ये एक ऐसी शुगर है जिसमें आप लोगों को क्या मिलेंगे, आप लोगों को 2 से लेकर 10 तक आप लोगों को शुगर के मॉलिक्यूल मिलेंगे, ठीक है। और ये लेस स्वीट होता है, टेस्ट के अंदर सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर, इसमें जो बॉन्ड होता है वो कौन सा बनता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है, अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ। और इसका जो फॉर्मूला है क्या है, C12H22O11, ठीक है। और ये कहाँ से हमें मिल सकती है, ये शुगर केन से हमें मिलती है। क्या ये हाइड्रोलाइज हो सकती है, यस इट कैन बी हाइड्रोलाइज, क्योंकि ये सिंपल नहीं है, इसमें आप लोगों को 2 से लेकर 10 तक क्या मिलते हैं, आप लोगों को ग्लूकोज की यूनिट मिलते हैं, ठीक है ना। ये 2 वाला है, ये 3 वाला है, ठीक है ना। इस तरह से करके आप लोगों को क्या मिलेंगे, आप लोगों को ग्लूकोज की यूनिट मिलेंगी, उनमें बॉन्ड मिलेगा। तो ये इन बॉन्ड को हम तोड़ सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ वाटर, तो हम कह सकते हैं कि इट कैन बी हाइड्रोलाइज। अब जो मोस्ट कॉमन हमारे पास इनमें जो हाइड्रोलाइज, जो हमारे पास ओलिगोसेक्राइड है वो कौन सी है, डाइसेक्राइड, यानी कि जिसमें आप लोगों को क्या मिलेंगे, 2 ग्लूकोज की यूनिट मिलेंगे। ये आप लोगों को 10 तक मिल सकती है, ये 3, ये 4, 5, 6, ठीक है। तो ये 10 तक आप लोगों को मिल सकती है, जिसमें 10 तक आप लोगों को क्या मिलेंगे, ग्लूकोज के यूनिट मिलेंगे। उनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या है, वो डाइसेक्राइड है, जिसमें 2 ग्लूकोज के यूनिट होते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो एग्जाम्पल है डाइसेक्राइड की वो है माल्टोज है हमारे पास, फिर सुक्रोज आता है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास इन दोनों के एग्जाम्पल है। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को बताती हूँ कि किस तरह से माल्टोज के दरमियान में हमने जो है वो बॉन्ड बनवाना है। बॉन्ड का नाम क्या था, पीछे मैंने आप लोगों को बताया है, बॉन्ड का नाम था ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो अब ये बॉन्ड कैसे बनेगा, किन कार्बन्स के दरमियान में बनेगा और क्या क्या एक्चुअली में होगा, ठीक है। ये मेरे पास जो है वो ग्लूकोज नंबर फर्स्ट है, ठीक है ना। माल्टोज में क्या होता है, कौन कौन से हमारे पास यूनिट जो है वो आपस में रिएक्शन करते हैं, माल्टोज बनता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से, यानी कि 2 ग्लूकोज के यूनिट से आपस में ये मिलेगा। सपोज कर लो ये ग्लूकोज नंबर फर्स्ट है और ये ग्लूकोज नंबर सेकंड है। तो अब होगा क्या कि यहाँ पर हम नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 और ये छठा कार्बन बाहर, दोबारा से 1 2 3 4 5 और छठा कार्बन बाहर। अब हमने नंबरिंग भी कर ली। अब ज़रा देखो होता क्या है यहाँ पर कि हमारे पास जो ग्लूकोज नंबर फर्स्ट है उसका कार्बन नंबर फर्स्ट, ठीक है, ये पहला कार्बन, और हमारे पास ग्लूकोज नंबर 2 का कार्बन नंबर 4, ये पहला कार्बन, और ग्लूकोज नंबर फर्स्ट का ग्लूकोज नंबर 2 का 4th कार्बन, ये आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। किस तरह से रिएक्ट करते हैं यहाँ पर ज़रा देखिए कि जो मेरे पास ग्लूकोज नंबर 2 के अंदर OH है, ठीक है, ये OH पूरे का पूरा क्या करेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा,
अपने OH को लेकर इधर आ जाएगा, ठीक है। फिर होगा क्या कि यहाँ पर जो कार्बन की वैलेंसी 4 थी, यहाँ पर जो कार्बन था उसकी वैलेंसी कितनी थी, 4 थी। एक बॉन्ड इसके साथ, एक बॉन्ड इसके साथ, एक इसके साथ और एक इसके साथ, 4 थी इसकी वैलेंसी। अब OH चला गया बेचारे के पास, अब 3 हो गई वैलेंसी। तो अब यहाँ पर OH के जाने से इसके ऊपर क्या पड़ेगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, अब इसने अकेले नहीं रहना, ये इसकी टेंडेंसी होती है कि ये अपने चारों के चारों बॉन्ड को कंप्लीट किए रखता है। अब होगा क्या कि जो ग्लूकोज नंबर फर्स्ट है, ठीक है, उसका कार्बन नंबर फर्स्ट के ऊपर जो हमारे पास H है ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है, ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब देखो यहाँ से सिर्फ H रिमूव हुआ है, पूरा OH रिमूव नहीं हुआ है, तो ग्लूकोज नंबर फर्स्ट के कार्बन नंबर फर्स्ट के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, उसका बॉन्ड ऑलरेडी है, ठीक है ना, उसका बॉन्ड जो है वो मौजूद है, कुछ नहीं हुआ उसके बॉन्ड को। बस यहाँ पर होगा क्या कि यहाँ पर हमारे पास जो OH है, ठीक है ना, ये जो हमारे पास OH है यहाँ पर अब क्या रह जाएगा, O रह जाएगा और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब जब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो यहाँ पर ये क्या करेंगे, ये नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को क्या कर लेंगे, अट्रैक्ट कर लेंगे और यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर इनके दरमियान में क्या बन जाएगा, यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पर इनके दरमियान में बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पर ये जो H और OH निकले इनसे क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा और इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, कंडेंसेशन रिएक्शन, यानी कि ऐसा रिएक्शन जिनमें बॉन्ड बन रहा है बाय द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है ना, उसको हम क्या कहेंगे, कंडेंसेशन रिएक्शन कहेंगे। और ये जो बॉन्ड बना है इस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, सिर्फ यही कहेंगे। अरे नहीं भाई, हमने यहाँ पर इनके साथ नंबरिंग भी देनी है, नंबरिंग भी देनी है, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो नंबरिंग हम किस तरह से देखिए, आप लोग यहाँ पे देखो कि ग्लूकोज नंबर फर्स्ट के ऊपर अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि हमारे पास 2 तरह की शुगर होती है, अल्फा और बीटा शुगर। तो यहाँ पर OH नीचे की तरफ है तो ये कौन सी शुगर है, अल्फा शुगर है, तो हम इसको क्या कहेंगे, अल्फा। अब ग्लूकोज नंबर फर्स्ट का कार्बन नंबर फर्स्ट था तो हम क्या लिखेंगे, अल्फा 1 और ग्लूकोज नंबर 2 का कार्बन नंबर क्या था, 4 था, तो अब हम लिखेंगे 4। तो अब ये कंप्लीट एक नेम है अल्फा 1 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड माल्टोज के अंदर। इसी तरह से हमारे पास सुक्रोज है, मैं पूरे फिर से यहाँ पर कुछ नहीं लिख रही, H और OH यहाँ पर नहीं लिख रही, ठीक है। अब सुक्रोज कैसे बनता है, सुक्रोज हमारे पास एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से और दूसरा हमारे पास फ्रुक्टोज के मॉलिक्यूल से बनता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो है इसके अंदर ग्लूकोज के अंदर भी आप लोगों को 6 कार्बन मिलते हैं और आप लोगों को फ्रुक्टोज के अंदर भी 6 कार्बन मिलते हैं, लेकिन फ़र्क यहाँ पर ये है कि इसके 2 कार्बन जो होते हैं वो रिंग से बाहर होते हैं, ठीक है, और यहाँ पर इसका सिर्फ ग्लूकोज का 1 कार्बन जो है वो रिंग से बाहर होता है। अच्छा, यहाँ पे भी हमारे पास सुक्रोज में पीछे वाला रिएक्शन होगा कि दोबारा से हमारे पास ये यहाँ पर जो रिएक्शन हुआ है कंडेंसेशन वाला, वहाँ पे भी यही सेम रिएक्शन होगा कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट होंगे, यहाँ पर H और OH प्रेजेंट होंगे और यहाँ पर आप लोगों को जो कार्बन मिलेगा ना वो कौन सा होगा, ये देखो कि 1 2 3 4 5 और ये छठा जो है ये बाहर है। तो ये मेरे पास क्या है कि 6 कार्बन है और यहाँ पे मैं यूँ नंबरिंग करूँगी 1 2 3 अप टू 6 तक, ठीक है, ये मेरे पास है। अब यहाँ पर भी आप लोगों को क्या मिलेगा, H और OH मिलेगा और यहाँ पे भी आप लोगों को H और OH मिलेगा। अब होगा क्या कि यहाँ से पूरा OH रिमूव होगा, यहाँ से फिर क्या होगा, H रिमूव होगा, यहाँ से ये H आया और यहाँ से ये OH आया, दोनों मिलेंगे तो हमारे पास वाटर बनेगा, इसको हम कहेंगे कंडेंसेशन रिएक्शन। यहाँ पर इसकी वैलेंसी दोबारा से क्या हो जाएगी, 3 रह जाएगी। यहाँ पर इसके कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोबारा से इसको हम नंबर देंगे। तो हमारे पास नंबर में क्या है, अब ग्लूकोज के पास हमारा नंबर क्या है, ग्लूकोज के पास 1 है और यहाँ पर हमारे पास जो फ्रुक्टोज है, फ्रुक्टोज का कौन सा कार्बन है, कार्बन 2 है और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 1 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, सुक्रोज का फॉर्मूला है, ठीक है। समझ आ गई आप लोगों को कि सुक्रोज हमारे पास किस तरह से बनता है। यहाँ पे फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे ग्लूकोज होगा और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा जी, फ्रक्टोज होगा साथ में। लेकिन माल्टोज में क्या था, ग्लूकोज और ग्लूकोज के 2 यूनिट आपस में मौजूद थे। अब नेक्स्ट हमारे पास जो क्लासिफिकेशन में चीज़ रहती है और वो है जी हमारे पास क्या चीज़, पॉलीसैकेराइड। पॉली ऑलवेज मीन मैनी,
ठीक है, और सैकराइड किसको बोलते हैं, शुगर को बोलते हैं। तो हमारे पास जो पॉलीसैकराइड है क्या वो हाइड्रोलाइज हो सकता है, येस इट कैन बी हाइड्रोलाइज, क्योंकि वो सिंपल नहीं है, ठीक है। इसको हम पॉलीमर कहते हैं। पॉलीमर क्या होता है, एक बड़ा यूनिट होता है। सपोज कर लो मेरे पास एक छोटा यूनिट है, ठीक है ना, ये एक छोटा यूनिट है, ये एक छोटा यूनिट है, ये एक छोटा यूनिट है। इस जब ये सिंगल फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, इनमें कोई बॉन्ड नहीं है, तो हम इसको क्या कहेंगे, हम इसको कहेंगे मोनोमर। लेकिन जब इन मोनोमर्स के दरमियान में यहाँ पे बॉन्ड बन जाता है तो वो अब मोनोमर नहीं रहा, वो अब क्या बन गया, वो पॉलीमर बन गया। यानी कि वो जो मोनोमर्स थे इकट्ठे होकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बन गया, तो उसको हम क्या कहेंगे, पॉलीमर कहेंगे, ठीक है। ये पॉलीमर है। अब पॉलीसैकराइड की हमारे पास जो है वो टाइप्स होती हैं। एक होता है हमारे पास होमोपॉलीसैकराइड और दूसरा होता है हेटेरोपॉलीसैकराइड। होमोपॉलीसैकराइड में हमारे पास क्या होता है कि ऐसा, होमो का मतलब क्या होता है, सेम, ठीक है। हमारे पास ऐसी पॉलीसैकराइड के जिसके अंदर आप लोगों को क्या मिलेंगे, सेम जो है वो यूनिट्स मिलेंगे, जैसे कि ग्लूकोज और ग्लूकोज का यूनिट, ठीक है। तो हम उसको क्या कहेंगे, वो हमारे पास कौन सा है, वो हमारे पास होमोपॉलीसैकराइड है। और अगर हम हेटेरो की बात करें, हेटेरो में क्या होगा, आप लोगों को क्या मिलेगा, एक कंपाउंड है जिसमें आपको ग्लूकोज भी मिल रहा है, फ्रक्टोज भी मिल रहा है, ठीक है। तो ये क्या है कि डिफरेंट हमारे पास शुगर के यूनिट मिलेंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, हेटेरोपॉलीसैकराइड कहते हैं, ठीक है। अब पॉलीसैकराइड के अंदर जो हमारे पास यहाँ पर उसकी जो हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं वो है स्टार्च है, हमारे पास सेलुलोज है, हमारे पास ग्लाइकोजन है, काइटन है। हम इनको जो है वो डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। अब स्टार्च हमारे पास क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, ये प्लांट शुगर होती है, ठीक है ना। ये प्लांट्स के अंदर आपको सबसे ज़्यादा मिलेगी, तो ये प्लांट शुगर है। ये होमोपॉलीसैकराइड है, यानी कि इसके अंदर आप लोगों को जितने भी यूनिट्स मिलते हैं वो सारे के सारे कौन से यूनिट होते हैं, वो होते हैं जी आपके पास ग्लूकोज के। और ये मोनोमर इसका क्या होता है, ग्लूकोज होता है। यानी कि अगर हम इसका सिंगल यूनिट देख रहे हैं तो वो हमारे पास ये सिंगल यूनिट क्या होता है, वो हमारे पास होता है ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज हमारे पास जो होता है वो सिंगल यूनिट होता है, इसको हम ग्लूकैन भी कहते हैं, ठीक है, इसका दूसरा नाम है। अब इसकी टाइप्स में हमारे पास दो तरह की टाइप्स हैं। एक होते हैं हमारे पास अमाइलोज और दूसरा होता है हमारे पास अमाइलोपेक्टिन। अब अमाइलोज क्या है, अमाइलोज हमारे पास एक ऐसा स्टार्च है जिसके अंदर आप लोगों को 200 से लेकर 1000 तक ग्लूकोज के यूनिट मिलेंगे, और सारे के सारे आप लोगों को यूं इस तरह में क्या है कि स्ट्रेट चेन के अंदर आप लोगों को यूं इस तरह से मिलेंगे, ठीक है। ये यूं इस तरह से सारे के सारे क्या है, स्ट्रेट चेन के अंदर आप लोगों को मिलते हैं। और इनमें जो बॉन्ड बनता है, क्योंकि ग्लूकोज और ग्लूकोज के दरमियान में बॉन्ड बन रहा है, तो हमेशा ग्लूकोज और ग्लूकोज के दरमियान में जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड होता है, वो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। और जब हम इसको टेस्ट करते हैं पॉलीसैकराइड के अंदर कि क्या इसमें स्टार्च है या ग्लाइकोजन है, तो जब हम आयोडीन के साथ टेस्ट करते हैं तो ये किस तरह का कलर देता है, ब्लू ब्लैक कलर देता है। अगर तो ये ब्लू ब्लैक कलर देता है तो इट्स मीन उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, उसके अंदर प्रेजेंट है जी स्टार्च। दूसरा है हमारे पास अमाइलोपेक्टिन। इसमें आप लोगों को 200 से लेकर 2 लाख तक आप लोगों को ग्लूकोज के यूनिट मिलते हैं। और ये किस तरह का होता है, ये ब्रांच्ड है, ठीक है। ये स्ट्रेट चेन के अंदर ये ब्रांच्ड है, किस तरह से कि ये एक ग्लूकोज का यूनिट है, ये दूसरा ग्लूकोज का यूनिट है, ये मेरे पास तीसरा ग्लूकोज का यूनिट है। ये आपस में क्या कर रहे हैं, 1,4 बॉन्ड है। इनमें दो तरह के बॉन्ड होते हैं, 1,4 अल्फा 1,4 और दूसरा होता है अल्फा 1,6। अल्फा 1,6 का कहाँ से, ये देखो कि हमारे पास ये जो हमारे पास ये ग्लूकोज है, ठीक है ना, इसके ऊपर जो छठा कार्बन बाहर की तरफ होता है वो क्या करेगा, वो यहाँ पर इसके साथ जो है वो बॉन्ड बनाएगा। दूसरे जो हमारे पास ग्लूकोज होगा ना, यहाँ पर ये क्या करेगा, ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ये 6 और ये यहाँ पे पहले कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। सॉरी मैं इसको दोबारा से सेट कर दूँ कि ये जो हमारे पास दूसरा बॉन्ड बनेगा 1,6 वाला, तो ये मेरे पास किस तरह से बनेगा कि ये हमारे पास ये छठा कार्बन और यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पे सॉरी दोबारा से मैंने उसको कर दिया, एक मिनट मुझे इसको ज़रा सेट करने दें कि ये देखिए, हाँ अब ठीक है, ठीक है। तो ये मेरे पास पहला और यहाँ पर ये मेरे पास छठा कार्बन जो यहाँ पर था ग्लूकोज के रिंग के बाहर, और जो दूसरा मैंने ग्लूकोज लिया है उसका जो पहला कार्बन है, ठीक है ना, तो वो आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये हमारे पास दो तरह के बॉन्ड बन जाएंगे। ये ब्रांच्ड में है और ये किस चेन में, किस फॉर्म में है, चेन फॉर्म में है, स्ट्रेट में है।
नेक्स्ट है हमारे पास ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या होती है? एनिमल स्टार्च है, ब्रांच्ड होती है, सिमिलर इन अमाइलोपेक्टिन, ठीक है, लेकिन इसमें क्या होती है? ब्रांचेस आप लोगों को क्या मिलेंगे? ज़्यादा मिलेंगे। अब यहाँ पर इसमें कितने ग्लूकोज की यूनिट आप लोगों को मिलते हैं? 30,000, ठीक है, और ये किस में आप लोगों को मिलती है? लिवर के अंदर आप लोगों को सबसे ज़्यादा जो है वो मिलती है। नेक्स्ट है हमारे पास सेलुलोज। सेलुलोज मोस्ट अबेंडेंट पॉलीसेकेराइड है। भाई देखो दुनिया में कितने प्लांट्स हैं, उन प्लांट्स में जो है वो सब में क्या होती है? वो होती है जी सेलुलोज। तो हम कह सकते हैं कि ये मोस्ट अबेंडेंट है। इसको भी हम ग्लूकैन कहते हैं। इसमें जितने भी शुगर होती है वो बीटा शुगर होती है। बाकी जो हमने ग्लाइकोजन पढ़ा या हमने स्टार्च पढ़ी उन सब में अल्फा शुगर है, लेकिन इसमें क्या है? बीटा शुगर है, यानी कि ग्लूकोज की कार्बन नंबर फर्स्ट के ऊपर जो OH है वो ऊपर की तरफ है, तो हम इसको क्या कह रहे हैं? बीटा शुगर कह रहे हैं। इसके अंदर आप लोगों को 6000 जो है वो ग्लूकोज के यूनिट मिलते हैं, और ये सबसे ज़्यादा आप लोगों को किस में मिलती है? कॉटन फाइबर के अंदर मिलती है। नेक्स्ट हमारे पास रहता है जी काइटिन। काइटिन क्या है भाई? ये होमोपॉलीसेकेराइड है। इसमें भी एक ही तरह के आप लोगों को यूनिट मिलेंगे। कौन से यूनिट मिलेंगे? एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन, ठीक है, इस तरह के आप लोगों को यूनिट मिलेंगे। ये भी स्ट्रेट चेन के अंदर मिलता है। इसमें जो बॉन्डिंग होती है वो भी 1,4 की होती है, और ये सेकेंड मोस्ट अबेंडेंट पॉलीसेकेराइड है, और ये किस में पाई जाती है? आर्थ्रोपोड्स के अंदर पाई जाती है, ठीक है। तो ये है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट का एक कंप्लीट लेक्चर, जिसमें मैंने आप लोगों को उसकी क्लासिफिकेशन भी समझा दी, और जो है वो उसका लिटरली मीनिंग, उसका फिर मैंने आप लोगों को केमिकली डेफिनेशन जो है वो भी समझा दी। होप कि आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया है डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।